मेरा नाम सुनैना है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। भगवान ने मुझे दिल खोलकर खूबसूरत बनाया है। मेरी आंखें बहुत खूबसूरत है, जो मेरी खूबसूरती को चार चांद लगा देती थी। इसलिए मेरी माँ ने मुझे सुनैना कह के बुलाने लगी और मेरा नाम सुनैना ही पड़ गया। लेकिन हम लोग बहुत गरीब थे और उसकी एक वजह थी कि मेरे बाप गजेड़ी थे, कुछ काम नहीं करते थे, बस गांजा पीकर पड़े रहते थे। घर का सारा सामान बेचते और उस पैसे से गांजा पी जाते। घर का सारा सामान खत्म हो गया था। घर में टूटे फूटे सामान के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। कभी कभी तो हमें भूखे पेट सोना पड़ता था। शुरू में मेरी माँ ने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की। आपस में दोनों की लड़ाई भी होती रहती थी, लेकिन मेरे पापा मेरी मम्मी की एक नहीं सुनते थे। कभी कभी तो मेरे पापा मेरी मम्मी पर हाथ भी उठा दिया करते थे। तब आकर मेरी माँ ने मेरे पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया और वो खुद काम करने लगी। लोगों के घरों की सफाई करती थी, दूसरों के जूठे बर्तन धोती, तब कहीं जाकर शाम को हमें रोटी नसीब होती थी। लेकिन मेरी माँ ज्यादा दिन हमारे साथ नहीं रह पाई। मम्मी हर समय दुखी रहती थी। पापा गांजा के साथ साथ जुआ भी खेलने लगे थे। मम्मी इन सब बातों को दिल से ऐसा लगा लिया और वो दिन पर दिन कमजोर होती चली गई। एक दिन जब बिस्तर पर सोई तो फिर सुबह नहीं उठी। पापा की गलत हरकतों की वजह से न कोई हमें अपने घर बुलाता था, न ही हमारे घर कोई आता था। मम्मी के जाने के बाद में बिल्कुल अकेली हो गई थी। पापा भी पूरा दिन घर से बाहर रहते थे। मम्मी के जाने के बाद हमें कभी कभी रोटी मिलती तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। मम्मी को मरे 1 महीने भी नहीं बीता था। मैं घर में बैठी मम्मी को याद कर रही थी, तभी धड़ की आवाज के साथ दरवाजा खुला। देखा तो पापा थे। मुझे देखते ही रोने लगे और कहने लगे, सुनैना मुझे माफ कर देना, मैं तुझे जुए में हार गया हूँ। पापा की बात सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मैं रोने लगी। मेरे दिमाग में सिर्फ पापा के शब्द गूंज रहे थे, सुनैना मैं तुझे जुए में हार गया, मुझे माफ कर देना। बाहर कुछ लोग तुम्हें लेने के लिए खड़े हैं, तुम उनके साथ चली जाओ। मैंने अपने पापा को खूनी नजरों से देखकर बोली, पापा मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम अपनी बेटी को जुए में हार जाओगे। आप कैसे बाप हो? मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरे पापा मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांग रहे थे, साथ ही रो रहे थे, लेकिन मुझे उनके रोने की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी सगी बेटी को जुए में खेला था, गांजा और जुआ के लिए अपनी बेटी को दांव पर लगा दिया। कैसा बाप होगा? तभी बाहर दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक की आवाजें आने लगी। बाहर वही लोग दरवाजा पीट रहे थे जिन्होंने जुए में मुझे जीता था। वो कह रहे थे, जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो हम लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। नफरत भरी नजर दरवाजे पर डाली और फिर अपने पापा पर डाली। दिल किया कि पापा को खत्म कर दूं या खुद को ही खत्म कर लूं। पापा मुझसे बोलते रहे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, और हाथ पकड़कर बाहर ले आए। बाहर 2 लड़के खड़े थे। वो लड़के बदमाश लग रहे थे। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और लड़कों के हाथ में दे दिया। वो सब मुझे गाड़ी में बैठाकर लेकर चले गए। मैं चिल्लाती रही, पापा पापा कहती रही। पापा दरवाजे पर बैठे रहे और रोते रोते ही ढेर हो गए। दोनों लड़के मुझे लेकर एक कोठे पर चले गए और कोठे की मालकिन को मुझे बेंच दिया। वो सब पैसे लेकर खुशी खुशी चले गए। तभी कोठे की मालकिन ने लड़के को बुलाया और कहा, राजू इसे लड़कियों वाले कमरे में ले जाओ। मालकिन बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी, भैंस की तरह पड़ी हुई थी। उसका चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। मैं डरती डरती उस लड़के के साथ कमरे में आ गई। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद थी। वो सब मुझे अजीब नजरों से देखने लगी थी। मैं नीचे बैठकर रोने लगी। सारी लड़कियाँ मुझे रोता देख अजीब नजरों से घूर रही थी। उनकी नजरों में मेरे लिए बिल्कुल भी दया नहीं थी, लेकिन एक लड़की को मेरे ऊपर दया आ गई और वो मेरे पास आ गई। कहने लगी, जो भी लड़की आती है उसका रोना बेकार होता है, इसलिए तुम बिना रोए सब्र से काम लो।
उसकी बात सही थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा मन यही कह रहा था कि मैं इतना रोऊं कि रोते रोते ही मेरी जान निकल जाए। मेरे बाप ने मुझे जुए में हार गया था। कैसा था वह बाप की अपनी बेटी पर जरा भी रहम नहीं आया। इस कोठे पर मुजरे के अलावा और भी गलत काम होता था। वहाँ जितनी भी लड़कियां थीं सब गलत धंधे में पड़ी हुई थी। कुछ ही देर हुई थी कि राजू आया और मेरी फोटो खींचकर चला गया। मैंने उस लड़की से पूछा कि राजू ने मेरी तस्वीर क्यों खींची है, तो बोलने लगी जब ग्राहक आते हैं तो मालकिन उन्हें सब लड़कियों की तस्वीरें दिखाती है। जो लड़की पसंद आती है तो वह लड़की ग्राहक के कमरे में जाती है। कुछ ही देर बाद राजू कमरे में आया और एक लड़की का नाम पुकारा, निशा आ जाओ। मैं अब भगवान से प्रार्थना करने लगी थी कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि राजू इस बार आएगा तो मेरा ही नाम पुकारेगा। मैं दिल में भगवान से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी कि मेरी बारी ना आए। इस तरह राजू आता और लड़कियों का नाम बोलता। अपना अपना नाम सुनकर हर लड़की भी उसके साथ चली जाती। धीरे धीरे करके सारी लड़कियां चली गई। मैं बच गई तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इस बार मुझे ही लेकर जाएगा। मुझे गैर मर्द के साथ जाने का ख्याल से ही मुझे घिन आ रही थी। सारी रात गुजर गई लेकिन मेरे लिए ग्राहक नहीं आया, तो मैंने भगवान को धन्यवाद किया, उसने मेरी इज्जत बचा ली। शायद भगवान की हम पर कृपा होने लगी थी, तभी तो सही सलामत बच रही थी। अनजान जगह तीसरी रात थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी और फिर हर पल ये डर भी लगा रहता था कि कहीं मेरा नाम बिना पुकारे ही ले जाए। इसलिए मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। सुबह हुई तो सारी लड़कियां बारी बारी आकर अपने अपने बिस्तर पर सो गई। सारी रात जागने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर मैं कब सो गई और दोपहर के 2 बजे का समय था जब राजू ने आकर सभी लड़कियों को जगाया, लेकिन उसने मुझे नहीं जगाया। जब शाम हुई तो मालकिन कमरे में आई और बहुत ही गुस्से में थी। बोली रात को किस लड़की की तबीयत खराब थी। हम सब लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके बताया तो मालकिन मेरे पास आई और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद बोली, देखो लड़की, मैंने तुझे भारी कीमत देकर खरीदा है, इसलिए तबीयत की खराबी का बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें हमेशा ठीक ही रहना है और मैं जो कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि रोना धोना छोड़ दो और अपने काम पर लग जाओ। मैं रोने लगी और उनसे कहा मुझे अपने घर जाने दो। मैंने उस औरत के सामने हाथ जोड़ दी और उसकी मिन्नतें करने लगी, भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं अच्छा घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मालकिन गुस्से से भरी नजरों से मुझे घूरने लगी। सब लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगी, ये सारी लड़कियां भी अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी, बस मुझे और कुछ नहीं कहना और सुनना है। आज रात बहुत ही स्पेशल ग्राहक आने वाला है, तो हम सब लड़कियों में से तुम सबसे खूबसूरत हो और तुम्हारी कम उम्र भी है। उसको भी खूबसूरत और कम उम्र की लड़कियां पसंद है, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। दूसरी लड़कियों को भी अच्छे से तैयार होने को कहकर चली गई। मैं अब बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी राजू ने मुझे एक नया सूट लाकर दिया और पहनने के लिए बोला, जिसे मैं पहन तो ली, पर मैं तैयार होना नहीं चाहती थी। लेकिन एक लड़की ने बताया कि जो लड़की मालकिन की बात नहीं मानती, मालकिन उसे बहुत कोड़े से मारती है। मैं डर गई और तैयार होकर एक जगह पर बैठ गई। ये तो सच था कि वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी, मैं उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और मेरी कम उम्र भी थी। इसलिए मैं जब तैयार होकर बैठी तो सभी लड़कियाँ मुझे घूर कर देख रही थी। रात हुई और लड़कियों का आना जाना शुरू हो गया। राजू कमरे में आकर लड़कियों का नाम पुकारने लगा और वह लड़की उसके साथ चली जाती थी। बार बार मेरे दिमाग में मालकिन की बात घूम रही थी कि आज रात तो खास ग्राहक आ रहा है, उसे खूबसूरत लड़कियां पसंद है, शायद वो मुझे पसंद कर ले और मुझे उसके साथ रात गुजारनी पड़े। मैं अंदर ही अंदर घबरा रही थी। वक्त गुजरता गया और सारी लड़कियां कमरे में चली गई।
उस रात भी ऐसा ही हुआ। सारी लड़कियां चली गई और मैं रह गई। मैं सारी रात जागती रही है, लेकिन मुझे राजू बुलाने नहीं आया। मैंने भगवान को धन्यवाद किया, उसने एक बार फिर से मेरी इज्जत बचा ली थी। सुबह तक सारी लड़कियां वापस आकर अपनी जगह सो गई। मुझे भी नींद आ रही थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ग्राहक मुझे पसंद क्यों नहीं करते। इस तरह से तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा था। बस मेरे दिमाग में बार बार ये बात जरूर आती थी कि मैं क्यों बचती हूँ, मुझे कोई क्यों पसंद नहीं करता। मैं सबसे सुंदर थी, फिर भी मैं किसी को पसंद क्यों नहीं आती थी। मैं अपने खानदान में सबसे खूबसूरत थी। मेरी कजिन मुझसे जला करती थी। वो तो मेरे बाप की गलत आदतों की वजह से कोई रिश्तेदार हमारे घर नहीं आता था, और मेरे बाप की गलत आदतों की वजह से अब तक मेरा कोई रिश्ता भी नहीं आया था। कभी कभी माता पिता के बुरे कर्म औलाद को भुगतने पड़ते हैं। उनकी काली करतूतों के दाग औलाद के दामन पर लग जाते हैं, और यही काले दाग उनके रिश्ते में भी रुकावट बन जाते हैं। मेरी माँ तो बहुत अच्छी थी और बहुत ही सब्र वाली औरत थी। मम्मी कहती थी तेरा बाप भी अच्छा था, शादी के बाद ही उन्हें जुए की कबलत लग गई और घर का सारा सामान बेच दिया। मम्मी के पैसों पर उनकी लार टपकने लगती थी। मम्मी इधर उधर काम करके पैसे लेकर आती तो पापा जबरदस्ती पैसे ले लेते थे और जुआ खेलने चले जाते। मम्मी लाख समझाती कि ये गलत आदत है, छोड़ दो, ये हराम की कमाई हमारे घर को बर्बाद कर देगी। तुम्हारी गलत आदतों की वजह से सुनैना का रिश्ता भी नहीं हो पाएगा। कोई भी हमारे घर आना पसंद नहीं करता, तो हमारी बेटी को अपने घर की बहू क्यों बनाएगा। लेकिन मेरे पापा को कोई भी बात समझ नहीं आती थी। मम्मी ज्यादा कुछ कहती तो पापा मम्मी पर हाथ उठा देते थे और उन्हें मारने पीटने लगते थे। कभी कभी तो मुझे और मम्मी को पानी पीकर ही सोना पड़ता था। मम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पापा मेरे साथ यह भी कर सकते हैं। अगर मुझे थोड़ी सी भी भनक लग जाती तो मैं वहां से भाग जाती, कहीं भी चली जाती, लेकिन उस घर में नहीं रहती। इस कोठे पर मेरा दम घुट रहा था। हर पल मैं बस यही सोचती थी, मैं यहाँ से निकलकर भाग जाना चाहती थी। कभी कभी तो सोचती कि खुद को खत्म करने की, क्योंकि जिंदगी से मौत अच्छी थी, लेकिन मरने से पहले मैं भागने की कोशिश जरूर करना चाहती थी। लेकिन भागना बहुत मुश्किल था। कोठे के बाहर गेट पर 2 पहलवान पहरा लगाए रहते थे। 2 पहलवान दिन में पहरा देते तो 2 पहलवान रात को पहरा देते। यहाँ से निकलने का मुझे रास्ता नजर नहीं आता था। धीरे धीरे मुझे यहाँ पर आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अभी तक मैं किसी भी ग्राहक को पसंद नहीं आई थी। पूरी रात में डरी रहती थी कि कहीं कोई मुझे पसंद न कर ले, लेकिन फिर पूरी रात निकल जाती थी और राजू मुझे बुलाने नहीं आता। सुबह जाकर कहीं मेरी आंख लगती थी। कमरे की सारी लड़कियां भी मुझे बोलती थी कि इतने दिन निकलने के बाद भी मैं किसी को पसंद क्यों नहीं आ रही थी। वो सारी लड़कियां मेरे बारे में कानाफूसी करने लगी थी। मैं उनकी बातों को सुनते और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। जो कुछ हो रहा था मेरे लिए तो अच्छा ही हो रहा था, लेकिन मैं हैरान थी कि आखिर मामला क्या है। मुझे अपने घर की बहुत याद आती थी। जो रूखी सूखी मिलती थी वो इज्जत की रोटी होती थी। अपनी माँ को याद करके कभी कभी मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगती थी। राजू को देखकर लगता कि जैसे वो मजबूरी में काम करता है, वरना मुझे वो बहुत ही भला इंसान लगता था। एक दिन मैं सोची क्यों ना मालकिन से बात करूं, मुझे यहाँ से जाने दें। बाहर जाकर कोई काम करूंगी और धीरे धीरे करके उसके सारे पैसे उतार दूंगी। मेरी बात सुनकर मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आती हूँ, तुम्हें यहाँ से जाने दूं? तुम मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो, बहुत बड़ी रकम देकर खरीदा है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं रोती रही, उसकी मिन्नतें करती रही, उसके पैरों पर भी गिर पड़ी, लेकिन उसे मुझ पर दया नहीं आई। थक हार कर अपनी किस्मत को रोती हुई कमरे में वापस आ गई। कुछ देर बाद सभी लड़कियां राजू के बुलाने पर चली गई और मैं कमरे में अकेली बची थी।
तो मैं बाहर निकल आई। मैं भागने का कोई रास्ता तलाश करना चाहती थी, लेकिन मुझे सामने ही राजू दिखाई दिया। वो किसी आदमी से बात कर रहा था और मेरी तस्वीर उसको दिखा रहा था। उस आदमी को देखकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। वो आदमी तो मेरे ही मोहल्ले में रहता था, 50 साल की उम्र होगी और जवान बेटियों का बाप था। पूरे मोहल्ले में शराफत की वजह से मशहूर था, लेकिन आज इसकी शराफत की पोल खुल गई थी। मैं डर के मारे कमरे में वापस आ गई। भगवान को याद कर रही थी कि भगवान आज मेरी इज्जत फिर से बचा ले। आधा घंटा गुजर गया, लेकिन वो आदमी मेरे पास नहीं आया। थोड़ी देर बाद जाकर देखी तो राजू बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने राजू के पास जाकर उसे पूछा, राजू आदमी कौन था? मुझे देखकर बोला, तुम क्या करोगी जानकर? यहाँ तो रोज ग्राहक आते हैं और जाते हैं। वो भी एक ग्राहक था। तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो कहने लगा, मैं तो इस लड़की को जानता हूँ। ये लड़की यहाँ कोठे पर कैसे पहुँची? तो मैंने उसे बताया कि उसके बाप ने उसे बेंच दिया है। इस समय तुम ही आखिरी लड़की बची थी, लेकिन उसने तुम्हारे साथ रहने से मना कर दिया और चला गया। मैं सुकून की सांस ली और पूछा, राजू उसे मेरे साथ रात क्यों नहीं बिताना चाहता था? तो उसने मुझे गौर से देखा और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम है, तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो, फिर पता चल जाएगा। मैं भी कमरे में आ गई, लेकिन राजू के शब्द, मुझे कुछ दिन इंतजार करो। इस बारे में सोचती रही, आखिर किस बात का इंतजार करने को कह रहा था राजू। पूरी रात इसी उलझन में गुजर गई, लेकिन समझ न सकी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे और मेरी इज्जत अब तक सही सलामत थी। मालकिन ने भी दोबारा मेरे बारे में पूछना जरूरी नहीं समझा था। ऐसा ही एक रात जब सारी लड़कियां चली गई तो मैं भागने की इरादे से कमरे से निकली, लेकिन शायद कमरे के बाहर राजू किसी आदमी के साथ बात कर रहा था और इस बार भी वो अपने मोबाइल पर किसी की फोटो दिखा रहा था। लेकिन मैं इस बार उसके मोबाइल पर नहीं देख पाई कि किसकी फोटो है, लेकिन फोटो को देखते ही उस आदमी के चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल गए थे। मोबाइल पर फोटो को देखकर वो आदमी बोला, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारे कोठे पर कोई दूसरी लड़की नहीं है तो मैं कल आऊंगा। इतना कहकर वह चला गया। मैं उसे वहीं खड़ी देखती रही। मैं दूर से ही राजू से पूछना चाहती थी कि तभी वहां मालकिन आ गई और राजू से पूछने लगी, नई लड़की पसंद आई कि नहीं? राजू ने कहा कि नहीं मैडम जी, उसके पास पैसे कम है और वह थोड़े पैसों पर ही लड़की के साथ रहने की जिद कर रहा था। मैं नहीं माना तो वह चला गया। मालकिन कहने लगी, तुमने ठीक किया, अभी तक उस लड़की को किसी मर्द ने नहीं छुआ है। मैं उसे किसी अमीर आदमी को पेश करूंगी तो मुझे ढेर सारे पैसे देगा। मालकिन की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं उस पर झपट पड़ूं, उसका गला दबा दूं, लेकिन मैं नहीं कर सकती थी। कमरे में लौट आई, मगर मैं राजू से बात करने के लिए बेचैन थी कि उसने उस आदमी से क्या कहा। वो जरूर मेरे ही बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उस समय मैं ही एक लड़की थी। फिर उस आदमी ने मेरे साथ रहने से मना क्यों कर दिया और उसने क्यों कहा कि मुझे मरने का कोई शौक नहीं है? लेकिन पता नहीं मालकिन और राजू क्या मीटिंग कर रहे थे। वो उसके साथ ही बैठी रही, बार बार बाहर जाती, लेकिन राजू के साथ मालकिन दिखाई देती तो मैं वापस कमरे में आ जाती। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई और मैं राजू बात नहीं कर पाई। एक दिन मौका देखकर मैं राजू के पास चली गई। मुझे देखते ही घबरा गया। उसने मेरे बाजू को पकड़ा, जल्दी से मुझे खींचता हुआ कमरे में ले आया और बोला, तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम बाहर क्यों आई? अगर किसी ने देख लिया होता तो तुम्हारी खैर नहीं थी। मैं उससे बोली, राजू मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और मुझे अंदर कमरे में भेज दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं गुस्सा अंदर ही अंदर पी ली। मेरा ख्याल था कि मेरी इज्जत बची रहेगी, मैं किसी को पसंद नहीं आऊंगी, मगर ये गलतफहमी साबित हुआ। एक रात जब सब लड़कियां अपने अपने काम पर चली गई तो मैं कमरे में अकेली रह गई थी। तभी दरवाजे पर मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। वह कह रहा था, मुझे लड़की पसंद है,
मैं उसी के साथ रात गुजारना चाहता हूँ। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं समझ गई कि आज रात मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। मैं खुद को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं रोने लगी, लेकिन मेरा रोना मालकिन के दिल को पिघला न सका, न ही राजू को हम पर दया आई। राजू ले जाकर मुझे कमरे में छोड़ दिया और कहने लगा, परेशान न हो, जो लड़का है उससे एक बार बात तो कर लो। मैंने गुस्से से कहा, मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे छोड़कर चला गया। मैं धड़कते दिल और कांपते पैरों के साथ कमरे में कदम रखा था। थोड़ी दूर पर दरवाजे की तरफ पीठ करके कोई खड़ा था। मैं उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने घूमकर मुझे देखा तो उसे देखते ही जैसे मेरी जान ही निकल गई। वो तो सुजीत था, मेरे ही मोहल्ले में रहता था। हमारे घर के साथ वाला घर उसका था। जब मेरी माँ जिंदा थी तो उसने अपना रिश्ता मेरे लिए भेजा था, लेकिन उस समय में अपनी खूबसूरती के नशे में चूर थी और मैंने सुजीत का रिश्ता मना कर दिया था, क्योंकि सुजीत का एक्सीडेंट में एक पैर खराब हो गया था। वो लंगड़ा कर चलता था। मैंने ये कहकर उसे ठुकरा दिया कि भले ही हम गरीब हैं, लेकिन मैं किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी। मम्मी ने उस समय मुझे बहुत समझाया कि सुनैना, तेरे बाप की जो हरकतें हैं उन्हें देखते हुए रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम बहुत सुखी रहोगी। सुजीत तुमसे प्यार करता है। और शायद यही सच था कि सुजीत मुझसे प्यार करता था। जब मैंने कह दिया तो वो मेरे पास आया और उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखूंगा, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी थी। आज सुजीत को अपने सामने खड़ा देखकर मेरे गुस्से की सीमा नहीं रही। मैं उस पर झपट पड़ी। मैंने उससे कहा, सुजीत, तुम तो बहुत शरीफ बनते थे, मेरी मोहब्बत का दम भरते थे और आज अपनी हवस मिटाने के लिए यहाँ तक चले आए। मैं सुजीत को बहुत कुछ कह डाला था। उसने मुझे कमर से पकड़ते हुए कहा था, मैं यहाँ अपनी हवस मिटाने नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत बचाने आया हूँ। सुजीत की बात सुनकर मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। फिर सुजीत ने बताना शुरू किया, सुनैना, तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था। तुमने तो रिश्ते के लिए मना कर दिया, फिर भी तुम्हारी मोहब्बत को मैं अपने दिल से निकाल नहीं सका। जब वे सब तुम्हें लेकर जा रहे थे, मैं सब कुछ देख रहा था। मैं उनका पीछा किया, लेकिन तब तक लड़के तुम्हें कोठे पर दे चुके थे। मैंने कोठे की मालकिन से भी बात की, लेकिन वो नहीं मानी। तुम्हें ले जाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांग रही थी। उतने पैसे मेरे पास नहीं थे। फिर मेरी नजर राजू पर पड़ी। मैं उसे देखकर हैरान हो गया था। मैं और राजू एक ही क्लास में पढ़ते थे। गरीबी ने राजू से काम करवाया और यहाँ पर नौकरी करने लगा था। मैं राजू से बात की। राजू ने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारे लिए जब भी कोई ग्राहक आता था तो राजू तुम्हारी फोटो दिखाकर कहता कि तुम्हें एड्स है। लड़की अपनी जिंदगी की आखिरी दिन काट रही है, इसलिए कोई भी ग्राहक को तुम पसंद नहीं आती थी। धीरे धीरे करके दिन ऐसे ही बीत रहे थे और तब तक मैं तुम्हें बाहर निकालने की तरकीब में लगा था। मैं पैसों का इंतजाम करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। फिर राजू ने कहा कि तुम रात में ग्राहक बनकर आना, बाहर निकालने का इंतजाम कर दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। कोठे की मालकिन को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी है। वह सुबह से पहले नहीं उठेगी। अब सारी परेशानी गेट पर पहरा देते पहलवानों की है। मैं सुजीत की बातें सुन रही थी और मैं शर्मिंदा हो रही थी। जिस इंसान को मैंने छोटी सी कमी के कारण ठुकरा दिया था, आज वो मेरी खातिर इतना बड़ा कदम उठाने आया था, यहाँ तक कि अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था। मैं रोते हुए सुजीत के गले लग गई और बोली, सुजीत, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे प्यार को नहीं पहचान पाई। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तो बहुत बुरी हूँ। मैं तो तुम्हारे प्यार के काबिल भी नहीं हूँ। सुजीत मेरे माथे को चूमते हुए बोला, मैं तुमसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत की है। तुम्हारे इनकार के बाद भी मैं तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से नहीं निकाल पाया हूँ।
आज भी मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम सही सलामत निकल जाएंगे। फिर देखना हमारी जिंदगी में कोई धूप कोई परेशानी नहीं होगी। अभी हम बात कर रहे थे कि तभी राजू अंदर आया। उसने कहा कि मालकिन सो चुकी है, एक पहरेदार बाथरूम में है, एक को मैं बात में लगा लेता हूँ, तुम जल्दी से निकल जाओ। मैंने राजू को धन्यवाद दिया। मैंने कहा मैं तुम्हारे एहसान का बदला पूरी जिंदगी नहीं पूरा कर सकती। राजू ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि जो कुछ भी करता हूँ मजबूरी में करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ। बहनें भाइयों के हिसाब नहीं चुकाया करती, बल्कि उन पर प्यार लुटाया करती है। ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। राजू ने कहा आप जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सुजीत मेरा हाथ पकड़कर जल्दी से गेट की तरफ बढ़ गया। एक पहरेदार को राजू ने बातों में लगा लिया और हम लोग वहां से निकलकर कुछ ही समय में चंडीगढ़ को पार कर गए। बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई हो। मेरे पैर तो खुशी के मारे जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। सुजीत मेरा हाथ पकड़े चला जा रहा था और रोहन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी जिंदगी में मेरा संरक्षक बनकर आया है। अब हमें कोई डर नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। मैं भी सुजीत को पहचानने में गलती की थी, इसके लिए मुझे ये दिन भी देखना पड़ा था। अब मैं सुजीत के साथ अपनी जिंदगी को बहुत खुशी के साथ बिता रही हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो को अपलोड करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।